हमारे साथ एक और युवा जुड़ रहे हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि कानूनों में क्या क्या खामियां हैं और उनके कृषि कानून के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सर पहले तो नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम पवन नैन है और मैं नरवाना से आया हूँ। देखिए, जो कृषि कानून है ये तीनों इलीगल रूप से जो सरकार ले आई, इसका एक कारण है क्योंकि ये संविधान की 7वीं सूची में राज्य का विषय है, लेकिन इस सरकार ने कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून में ना कृषि का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। उससे ऊपर कृषि का नया जिक्र करके अन्य प्रावधान किए हैं, एपीएमसी वगैरह ला के इन्होंने मंडियाँ खत्म करने का काम किया और सीधा ये डायरेक्ट कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं सिर्फ सरकार से एक ही मांग करूंगा, अगर ये किसी भी लोग को ये समझ नहीं आ रही है, वह समझा नहीं पा रही है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि इन कानूनों में क्या कमी और क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आपको किसानों को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट देना था तो हमें सिर्फ साल में 2 बार हमारी रबी और खरीफ की फसलों पर तेल पर सब्सिडी दीजिए, डीजल पर सब्सिडी दीजिए। जितना आप खरीदते हैं 20-22 रुपये लीटर, केवल हमें 2 महीने के लिए दे दीजिए, रबी पे और खरीफ के। सभी लोगों को समझ में आएगा, सबको फायदा पहुंचेगा। और इस देश में 80% किसानों के पास 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन है, तो केवल आप उनको भी दे दें तो सीधा लोगों को समझ में भी आएगा और आपकी इज्जत भी बची रहेगी और सभी लोगों के कानून समझ में भी आएगा। दूसरी बात है एमएसपी की आप गारंटी क्यों नहीं दे रहे? आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। इसका मतलब भारत देश में अगर कहीं आप थूकते हैं, सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते हैं, वो चीज़ भी लिखी गई है, तो इतने बड़ा जो आंदोलन है और इस पर कह रहे हैं कि हम आश्वासन दे रहे हैं, लिखित आश्वासन नहीं दे रही कि प्रधानमंत्री मोदी की बात पर भरोसा कर ले। कैसे भरोसा करें? ये 5 साल के बाद क्या पता सरकार चली जाए तो उसके बाद क्या होगा? भरोसा हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम इस बात पे अडिग हैं कि हमें एमएसपी की लिखित गारंटी चाहिए। और ये तीनों कानून हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं, ध्वनिमत से पारित किया गया है। इनको ना कोई संसद सत्र ढंग से चल रहा था, वहाँ पे कोरोना की आड़ में लेकर ऐसी क्या मजबूरी थी कि मोदी सरकार ने इन कानूनों को लाने का काम किया है। तो यहाँ पे पूरा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश सभी जगह से आए हैं और आज ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है। कहीं ये समझने की गलती न करें कि केवल किसान हैं, इसमें युवा भी आए हैं, बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और सरकार से मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि बार बार कोई भी इनके खिलाफ एजिटेशन होता है तो ये तरह तरह के आरोप लगाते हैं। अभी कुछ देर पहले एसएससी के बच्चों ने, जिसमें हम खुद शामिल हैं, मैंने ट्विटर कैंपेन चलाया तो इन्होंने पाकिस्तान का नाम दे दिया। ये क्या है भाई? डेमोक्रेटिक है तो हमें सबको बोलने का अधिकार है, हमें सबको चाहिए। आज इस आंदोलन को खालिस्तान का नाम दे लिया, ऐसे कब तक बचोगे? सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो लोगों की राय भी लेनी चाहिए, ऐसे नहीं थोपना चाहिए। और कानून का मतलब ही है प्रतिबंध। कोई भी कानून आप उठा के देख लो, उसका मतलब यही है कि आपकी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। ठीक है, लोग कहीं नहीं बोल नहीं पाते, सार्वजनिक मंच पर आ नहीं पाते, लेकिन इन कानूनों ने तो हद ही पार कर दी। तो इसलिए लोग हैं, सड़कों पे आना उनकी मजबूरी बन गई थी। ज़मीनें हमारी बिक रही थी जो 2-2, 2.5 एकड़ हैं, अगर वो भी नहीं रहेंगी, रोजगार नहीं है और शिक्षा ढंग से नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूँगा इन कानूनों को पूर्ण रूप से वापस लें। और ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हैं। और आप ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के फ़ायदे के लिए बनाए हैं, तो कहीं फ़ायदा हमें नज़र नहीं आता। और अगर आप वास्तव में देश को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि वो अपने आप को सुधारने की प्रोसीजर लेके आए। सबसे पहले इस देश में देखिए सांसद विधायक कितने उन पर गैर कानूनी आरोप लग रहे हैं, उन पर कितने केसेस हैं। तो सबसे पहले आप शुरुआत करिए, आप अच्छे बनिए, लोग आपके साथ साथ चलेंगे। केवल झूठे जुमलेबाजी से देश नहीं चलने वाला, आप समझ चुका है। युवा ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको भी नॉलेज है। बार बार सरकार क्या कह रही है, युवा को कुछ नहीं पता, किसानों को कुछ नहीं पता। आज यहाँ इस किसान आंदोलन से किसी से भी बात करके देख लिए, वो उनसे ज़्यादा एजुकेटेड मिलेगा, उस चीज़ में एक्सपर्ट मिलेगा। ये यहाँ पे सड़क पर आए बिना घर बैठे कोई किस चीज़ को कैसे समझ सकता है? नहीं समझ सकता। हर कोई युवा अगर पढ़ता है तो पढ़ता क्यों पढ़ता है? ताकि वो जहाँ भी जिस स्ट्रीम को पढ़ता है वो वहाँ अंदर जाके उस चीज़ को सीख सकता है। लेकिन ये घर बैठे खेती को कैसे सीख सकते हैं? खेत में नहीं जाओगे तो आप खेती को नहीं सीख सकते, उसके बारे में नहीं पता चल जाएगा। आप किताबी ज्ञान पढ़ने से नहीं सीख सकते। किताबी ज्ञान पढ़ने से आप कह देंगे गन्ना उस टाइम पे होता है, जीरी उस टाइम पे होती है, इतना उसमें खाद डालो, इसमें वो डालो, तो आपकी फसल इतने मन हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाला जो कहर बरपाता है या वो इंक्लूड नहीं है। हर बार हमारे ऊपर इतने बेमौसमी बरसात होती है, कभी आंधी ओले, वो मार देते हैं हमें, तो क्या फ़ायदा होता है? वो चीज़ भी इंक्लूड करो ना। और ये पिछली बार ये एक और लेके आए थे कानून जो सरकार है, तो पहले क्या था, इसकी भरपाई के लिए बोनस दे दिया जाता था। लेकिन इन्होंने आते ही सबसे पहले, ये बड़ी पुरानी योजना है, इन्होंने 2014 में आते ही सबसे पहले बोनस खत्म कर दिया सरकारों में। तो राज्य से ये भी अधिकार इन्होंने छीन लिया। तो कम से कम इतना तो ना करो। अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो राज्यों पे थोप दो। हरियाणा में और पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा ही कृषि है और है ही नहीं। और ये कह रहे हैं कि देश के अन्य क्यों नहीं निकले, तो यही कारण है कि सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब से निकले हैं।
क्योंकि वो खेती से जुड़े हुए आदमी, खेती से उनका रोजगार चलता है और सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 2 करोड़ रोजगार देश के प्रति वर्ष जो वादा किया था कितने दे रहे हैं। अगर मैं रोजगार की भी बात करूं, पहले पीओ वगैरह में, सीजीएल वगैरह में 2014 से रिकॉर्ड उठा लिए 20-20 हज़ार वैकेंसी आ जाती थी। आज 2020 में आकर 21 में आके केवल 7,000 पे अटक गई है। तो वहाँ भी मार, यहाँ भी मार, ऐसे काम क्या चलेगा? हमारा क्या है, हर घर को रोजगार दीजिए, हम नहीं करेंगे आंदोलन।